मैं भी दोस्ती नहीं रखना चाहता, सिर्फ बड़ा बनना चाहता हूँ। फिर उसके बाद सारी दुनिया राख की तरह नीचे और खुद धुएं की तरह ऊपर। मुंबई के अंडरवर्ल्ड माफिया की कहानी शुरू होती है 1950 के दशक से। ये वो दशक था जब मुंबई को बस 3 लोगों के नाम से जाना जाता था। पहला करीम लाला उर्फ पठान, दूसरा तमिलनाडु से आया हुआ हाजी मस्तान, तीसरा वर्दा भाई। ये तीनों 1930 में मुंबई आकर बसे और इन्होंने एक चीज़ पर गौर किया, टैक्स, 400% इम्पोर्ट टैक्स। और यहीं पर इन्हें अपने धंधे का मौका मिला, जो था इम्पोर्ट टैक्स को चकमा देना। बॉम्बे पोर्ट पर कुली से शुरुआत करने वाले मस्तान ने इलीगल पोर्ट में अपने पैर गड़ाए। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करने वाले वर्दा भाई ने कार्गो की चोरी और सिटी में शराब की तस्करी का रास्ता पकड़ा, और पठान करीम लाला ने अपने तगड़े शरीर और अपने अफगानी पंटर के दम पर एक्सटॉर्शन मनी, गैम्बलिंग और शराब के ठेके चलाना शुरू किए। गैंगस्टर अपने इलाके में किसी को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन इन तीनों के बीच एक समझौता था जिसकी वजह से मुंबई में ये काम बिल्कुल शांति से चल रहे थे। पर जैसे जैसे करके इन तीनों का दबदबा मुंबई पर पड़ रहा था, 20 से 25 सालों के दौरान एक बच्चा मुंबई का चौथा हिस्सा लेने के लिए खड़ा हो रहा था। दाऊद इब्राहिम कसकर। रत्नागिरी का एक कोंकणी मुस्लिम। इसने मुंबई के डोंगरी इलाके में अपने बड़े भाई साबिर कसकर और अपने गांव के दोस्तों के साथ मिलकर अपनी एक गैंग बना ली। शुरुआत में तो ये सब मिलकर छोटी मोटी चोरी चकारियाँ किया करते थे, पर उसके मन में एक ही सवाल था, मुंबई के 3 डॉन के बीच वो अपना हिस्सा कैसे बनाए। तो उससे बस एक ही रास्ता दिखाई दिया, मुंबई में रह रहे किसी भी एक डॉन को उंगली करो और उसकी गैंग से लड़ो और उसको हराओ और अपना हिस्सा बनाओ। धीरे धीरे एक्सटेंड होते हुए दाऊद ने कुछ ऐसा ही करा। हाजी मस्तान के इलाके में उसके 2 बंदों ने अपने कुछ इलीगल धंधे शुरू कर दिए, और जैसे दाऊद ने सोचा था, हाजी मस्तान को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पर 19 साल के बच्चे ने जो बात नहीं सोची थी वो यह थी कि हाजी मस्तान अपने दोस्त करीम लाला की पठान गैंग की मदद से उसके 2 दोस्तों को बुरी तरह पीट देगा। और बस यही वो शुरुआत थी जहां 2 पत्थर टकराने लगे और चिंगारियों का धुआं उठने लगा, क्योंकि अब जलने वाली थी बदले की आग। 1974 में दाऊद को एक टिप मिली कि हाजी मस्तान के 4.25 लाख रुपए किसी को शक ना हो इसलिए टैक्सी में ले जाए जा रहे हैं। और ये सुनकर दाऊद को इसमें एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगी। उसने अपने गैंग डी कंपनी को तुरंत ही इकट्ठा किया और उस टैक्सी पर ढाबा बोल दिया और सारे पैसे लेकर फरार हो गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उन्हें पता चला कि वो पैसे असल में पड़ोस के मेट्रोपॉलिटन बैंक के थे, मस्तान के नहीं। लेकिन चोरी हो चुकी थी वही पूरे 4.25 लाख रुपए की, जो कि उस समय में बहुत ही बड़ा अमाउंट था, और इसलिए यह लूट उस दशक की सबसे बड़ी डकैती बन गई। दूसरे दिन जैसे ही यह खबर दाऊद के कानों तक पहुंची, डर के मारे उसका गला ही सूख गया, क्योंकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन कोई और नहीं, दाऊद के अपने खुद के पिता इब्राहिम कसकर, जो मुंबई क्राइम ब्रांच में हेड कांस्टेबल थे, वही कर रहे थे। दाऊद की यह हरकत का पता लगते ही उन्होंने उन लड़कों को धर दबोचा और दाऊद को बेड से पीटते पीटते हुए पुलिस थाने लेकर आए। लेकिन पुलिस थाने में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं होगा। दाऊद को छोड़ दिया गया, लेकिन एक शर्त रखी गई, दाऊद खबरी का काम करेगा और पठान गैंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचाएगा और उनका सफाया करने में मदद करेगा। बस फिर दाऊद ने अपने दोस्त इकबाल नैतिक, जो कि क्राइम जर्नलिस्ट था, उसके साथ मिलकर पुलिस को पठान गैंग के गैंगस्टर की लोकेशन बतानी शुरू कर दी, और इसके बदले में पुलिस इसके छोटे मोटे क्राइम को भी अनदेखा कर रही थी। और कुछ सालों तक सब खुशल मंगल ऐसे ही चलता रहा, पर पुलिस को शायद इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि दाऊद असल में इंसान के रूप में सांप भी निकल सकता है। एक ऐसा सांप जो अपने बिल में बैठकर मुंबई पुलिस को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करके पूरी मुंबई पर राज करने का सपना देख रहा था। फिर उसके कुछ 20-25 साल बाद आया 70s का दौर, जब बिल्कुल दाऊद के प्लान के मुताबिक पठान गैंग के कई सारे मेंबर पकड़े जा चुके थे और उनका एक्टिव लीडर हाजी मस्तान भी 18 महीने की सज़ा काट रहा था, और बाकी के बचे 2 डॉन करीम लाला और वर्दा भाई भी डर के अंडरग्राउंड हो चुके थे। और इसी दौरान इंदिरा गांधी ने भी नेशन वाइड इमरजेंसी लागू कर दी थी। सो इस सब का नतीजा क्या था? दाऊद गैंग का कॉम्पिटिटर पठान गैंग बिना किसी लड़ाई के मैदान से बाहर हो गया। अब कोई राइवल नहीं और मार्केट फुल ओपन।
तो दाऊद ने सीधा पठान और मस्तान के सारे लीगल बिजनेस पर तुरंत हाथ मार लिया और उन पर कब्जा कर लिया और चारों ओर फैलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते डी कंपनी पठान गैंग के जितनी पावरफुल हो गई, सारे गैंगस्टर ठंडे पड़ गए। पर करीम का भतीजा सहमद खान चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने अपने गैंग्स के टॉप मेंबर्स के साथ मिलकर दाऊद के दोस्त इकबाल नैतिक को तड़पा तड़पा कर मार डाला। अब बात यहाँ तक भी ठीक थी, लेकिन फिर 1981 में अपनी इसी गैंग में एक और गैंगस्टर को जोड़कर मान्य सुरवे के साथ दाऊद के बड़े भाई साबिर कसकर को दिन दिहाड़े पेट्रोल पंप पर गोलियों से भून डाला और 1982 में मान्य सुरवे को एनकाउंटर में मार गिराया। लेकिन वो दाऊद इब्राहिम, जो अब तक छोटे मोटे कांड किया करता था, अब वो एक बड़ा डॉन बनने के रास्ते पर निकल पड़ा, क्योंकि अब बात आ चुकी थी अपने ही खून के बदले की। दाऊद ने तुरंत ही छोटा राजन के साथ अपनी दोस्ती बना ली और हाजी मस्तान के भतीजे समद खान को मारने के लिए छोटा राजन और उसके 2 गैंगस्टर को भेज दिया। इन तीनों ने समद खान जैसी बड़ी मछली को मारने के लिए एक खूबसूरत लड़की के जरिए एक ट्रैप बिछाया और 1984 में उसको एक होटल के लिफ्ट में गोलियों से भून दिया। यानी कि अब दाऊद के भाई शबीर के कातिल मान्य सुरवे, अमीरजादा खान और समद खान डाउन हो चुके थे और पठान गैंग के बाकी गैंगस्टर एनकाउंटर में मारे गए या भाग चुके थे। यानी कि दाऊद के अब सारे दुश्मन खत्म हो चुके थे। लेकिन अपने भाई को खोने का दर्द अब भी किसी आग की तरह उसके सीने में जल रहा था।